नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि हमको राजस्थान वाला असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर सोल्व करवा दीजिए, तो आज मैं आपको वही पेपर सोल्व करवाऊंगी। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो वैकेंसी है ये 2020 में आई थी और इसका एग्जाम हुआ था 23 सितंबर को 2021 में। तो उसमें जो अपना सब्जेक्ट होता है उसके दो पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक सेकेंड। तो आज हम पेपर सेकेंड सोल्व करेंगे और एक पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने आज यहाँ पर 75 क्वेश्चन रखे हैं, कल मैं आपको बाकी के 75 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। आइए शुरू करते हैं अपना पेपर। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो ये मैंने पेपर है ये आरपीएससी की वेबसाइट है, वहीं से ये मैंने पेपर लिया है, पेपर सेकंड, और यहीं से मैंने आंसर की लिया है। तो हम जो भी पढ़ेंगे वो सब ऑफिशियल आंसर की के आंसर ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आंसर अपने पास से है, सब ऑफिशियल है जो आयोग ने माने हैं, आरपीएससी ने। अब बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन के। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है, जो ये कथन है सूरसागर की यहाँ पर बात हो रही है और पूछा जा रहा है ये कथन किसका है। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। मैं आपको बता देती हूँ, आरपीएससी का अगर आपको पेपर सेकंड अच्छा करना है तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक और डॉक्टर नगेंद्र की, ये दो बुक ऐसी है जो आपको पढ़नी ही होगी। मैंने यहाँ पर बुक के पेज भी रखे हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये जो पेज है ये हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कि तो कोटेशन यहाँ पर लिखी गई है। सबसे जो आखिरी लाइन है, अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। तो आप देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से जो कि तो कोटेशन पूछी जाती है। और मैंने यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ इसलिए रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ सूरदास की जो रचना है सूरसागर उसके विषय में है। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर आपको कोटेशन बता दी जो पीछे आई हुई है, तो उसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है। उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरप्पा विषय यह कथन किसका है। तो इसमें जो ये कथन है ये सरप्पा के विषय में बोला गया है और पूछा गया है यह कथन किसका है। तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगर आपको ये कोटेशन देखनी है तो ये आपको हिंदी साहित्य का आदिकाल के नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बुक है, वहाँ पर आपको ये कोटेशन मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको इनमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चंदनबाला रास आसगु, स्थूली भद्र रास विजय सिंह सूरी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित, वन रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। तो आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सी रचना इनकी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा दो होगा। देख लेते हैं, स्थूली भद्र रास किसकी रचना है। तो ये रचना है जिनधर्म सूरी की। ये यहाँ पर मैंने पेज रखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेंद्र की ये बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में इस बुक से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और इसीलिए मैंने यहाँ पर बीच बीच में बुक के पेज रखे हैं ताकि आपको पता चलता रहे आपको पढ़ना कहाँ से है। तो यहाँ पर देखते हैं स्थूली भद्र रास। तो इसमें लिखा है 1209 ईस्वी में रचित इस काव्य को जिनधर्म सूरी की कृति माना जाता है। तो हमारा पीछे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। क्वेश्चन था हमारा कि इनमें से सुमेलित नहीं है। तो आप देख लेंगे स्थूलीभद्र रास सुमेलित नहीं है क्योंकि ये विजय सिंह सूरी की नहीं है, जिनधर्म सूरी की ये रचना है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। आप याद रखिएगा, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो ये नहीं कई बार होता है हम ये पढ़ लेते हैं सही है और हमने पहले ऑप्शन देखा हाँ ये तो सही है और इस पर राइट लगाकर आ जाते हैं, पर नहीं, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर लिखा है नहीं है तो हमें वही देखना है जो सही नहीं है। बात करते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, अक्षरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई है। अगला है, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। उसके बाद है, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। और उसके बाद है हमारा अगला, पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो गलत है। गलत क्यों है? जब मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ाई थी, जब भी आपको बताया था कि जो पद्मावत है उसका जो पूर्वार्ध है वो तो काल्पनिक है और जो उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है। तो पूर्णतया नहीं, इसका जो क्या कहते हैं उत्तरार्ध भाग है वो ऐतिहासिक है। देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने बुक का पेज रखा हुआ है।
ये बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अक्षरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ की गई है, जो कि हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, तो ये भी हमारा सही है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट था पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। तो आप देख रहे हैं जो कि तो इसी बुक से लाइन उठाई गई है। यहाँ पर पहली लाइन अक्षरावट में वर्णमाला वाली, दूसरी आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, और तीसरी ये प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो वह यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा। इस कहानी का पूर्ववाद तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। तो वहाँ पर लिखा था पूर्णतया नहीं, पद्मावत का जो पूर्ववाद है वो कल्पित है और जो उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है। तो इसीलिए हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ पर गलत हुआ था, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतया दिया हुआ था। अगर यहाँ पर देते पद्मावत का उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है तो ये भी हमारा सही होता। तो आपको देखना है कितना माइनर अंतर था। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी और ध्यान से, इसीलिए हम बुक पढ़ते हैं ताकि हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सके। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंजन कृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, इसमें 5 चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। तो जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो मधुमालती है उसमें 5 चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग किया गया है। इसका पहला पॉइंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है। जब मैंने आपको सूफी काव्य पढ़ाया था रामचंद्र शुक्ल की बुक से, तो बताया भी था उसमें जितनी भी कृति है ना ज़्यादातर काल्पनिक है, ना कि ऐतिहासिक है। तो याद रखिएगा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर गलत होता है और आंसर हमारा यही सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम कोटेशन ही है ये भी, कबीर दास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर तो हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमान तत्व। कबीर विषयक उपमान्यता किसकी है? तो मैं आपको बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये कबीर के विषय में। और पूछिए ये किसकी कोटेशन है? तो ये कोटेशन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आगे बढ़ते हैं। आ गया हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है। असंगत यानी जो सही नहीं है। बात करते हैं तो इसका हमारा पहला ही सही है। निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधि भाषा में रचित है, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद के 3 पॉइंट देख लेते हैं। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। इनके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं। इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। तो ये तीनों पॉइंट सही है, ये पहला हमारा गलत है और ये हमारा आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प सुनिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे और बे पॉइंट है उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। तो इसमें जो ए है वो गलत है और बे जो है हमारा सही है। तो आंसर हो जाएगा 2, ए गलत और बे सही। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा कथन असंगत है? पहला पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंघी प्रसिद्ध भक्त कवि नागरी दास है। अगला पॉइंट है, गागरोनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। थर्ड पॉइंट है, जंबनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की। फोर्थ पॉइंट है, सहजोबाई ने ब्रह्मा तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ तीसरा गलत है। क्यों गलत है वो हम आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको डॉक्टर नगेंद्र की बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। जब आप ये डॉक्टर नगेंद्र की बुक में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जंबनाथ ने अपने आदर्शों या मर्त के प्रचारार्थ विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की, और पीछे दिया हुआ था ब्राह्मण संप्रदाय की। तो ये हमारा गलत हो जाता है क्योंकि इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, जंबनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना की। आप देख रहे हो लाइन जो कि तो उसी बुक से उठाई गई है। तो यहाँ पर विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की, यहाँ पर ब्राह्मण संप्रदाय लिख दिया। तो ये हमारा गलत हो गया। ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य जी ने की थी, ना कि जंबनाथ ने। और मैं आपको इसका दूसरा पॉइंट भी दिखाना चाहूँगी। इसमें लिखा है, राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। ये क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा पर दूसरे तरीके से मिलेगा, यानी एक ही पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
एक या दो होते हैं पर वे अलग तरीके से होते हैं कि हम ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे ही हमने नेट के पेपर में भी देखा था और ऐसा ही इस पेपर में भी हुआ है। तो आप ये याद रखिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगी, ये क्वेश्चन आगे भी आया हुआ है। और ये तीसरा पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, जम्बुनाथ ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, ये पंक्ति है, पुष्टि मार को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लो। ये सूरदास की मृत्यु पर लिखी थी। किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, तो ये सबको पता ही होता है। इसका आंसर है विट्ठल नाथ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये पंक्ति है, उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवारों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? यानी एक कोटेशन दी हुई है, ये शुक्ल की कोटेशन है और पूछा है किस कवि के बारे में कहा है। मैं आपको बता दूं, जो ये कोटेशन वाले क्वेश्चन है ये दो तरीके से बनते हैं। पहला बनता है कि ये कोटेशन किस राइटर की है, और दूसरा बनता है ये कोटेशन जैसे यहाँ पर है, ये शुक्ल की कोटेशन है, इन्होंने बता दिया और पूछा ये किस कवि के विषय में कही है। यानी एक तो किस राइटर की और एक किस राइटर के विषय में कही है। ये दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, तो यहाँ पर वही पूछा है। पहले हमने पीछे देखा था, कोटेशन दी हुई थी, पूछा था किसकी थी, और यहाँ पर ये कोटेशन दी हुई है और पूछा है किस कवि के विषय में है। तो आप याद रखिएगा, इसका आंसर है तुलसीदास। आइए एक बार बुक में भी ये देख लेते हैं कहाँ पर दी हुई है। तो जब हम ये पेज है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली बुक का ही, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवारों में वे फंसे हैं। उसके बाद है, उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके विषय में कहा है? तो आंसर होगा तुलसीदास। आप देख रहे हैं एक ही पेज से जो कि तो कोटेशन उठाई हुई है, और कई बार पेपर में ये वाली कोटेशन ना देके सिर्फ ये इतनी सी लाइन दे देते हैं, उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। किस कवि के विषय में कहा गया है? तो याद रखिएगा तुलसीदास के विषय में ये कोटेशन है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे पंक्ति है, ये कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। ये भी पंक्ति ऐसी है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है और इसके आंसर हो गए तुलसीदास की ये पंक्ति है। आगे है, भाषा भूषण के रचनाकार है जसवंत सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट की रचना है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, रिपीट यहाँ पर। और ये भी आपको जो रचना है ये तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में मिल जाएगी और डॉक्टर नगेंद्र की बुक में मिल जाएगी। कोई भी बुक हो हिंदी साहित्य के इतिहास की, उसमें आपको ये रचना मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। ए, निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति और रहस्यवाद में प्राप्त है। बे पॉइंट है, निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन से सही है और कौन से नहीं। तो इसका आंसर होगा ए और बे दोनों सही है, यानी हमारा ए भी सही है और बे भी सही है। आगे देखेंगे। आगे है, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार है। तो इसके जो रचनाकार है वे है वेनी माधव दास। ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने बुक का पेज रखा हुआ भी है। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में ही तुलसीदास पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये दिया हुआ है। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित्र का उल्लेख है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लियर लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और आप ये भी देखते हुए चलिएगा कि जो क्वेश्चन है वे बुक से ही बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा बाबरी संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार है। रचना है भक्तमाल, जो कि रचना है नाभादास की, और इसके टीकाकार कौन है? प्रियादास। ये आपको वन लाइनर बुक है, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे, उसमें आपको ये मिल जाएगा। आगे है, राम भक्ति काव्य धारा से संबंध कवि नहीं है। तो इसके आंसर हो गए गदाधर भट्ट। मैं आपको बता देती हूँ ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इसका याद करने का तरीका बहुत सिंपल है।
यहाँ पर ये देखेंगे, ये मैंने टाइप किया हुआ है, ये भी मैंने रामचंद्र शुक्ल की बुक से लिया हुआ है। जो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है वे 5 है जो शुक्ल की बुक में दिए हुए हैं, और ये 5 इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 5 याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन ये वाला आराम से निकल जाएगा। तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, हृदयराम, प्रेमचंद चौहान। यहाँ पर हृदयराम की रचनाएं हनुमान नाटक बहुत पूछी जाती है, इसलिए मैंने लिख दिया, और प्रेमचंद चौहान की रचनाएं रामायण महानाटक। ये 2 रचनाएं एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तब आप देखेंगे ना, अगर ऑप्शन भी देखेंगे तो इन 5 में से ही 3 ऑप्शन पीछे दिए हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर स्वामी अग्रदास, प्रेमचंद चौहान, हृदयराम, 3 ऑप्शन वही दिए हैं। अगर आपको 5 के 5 राम भक्ति काव्य धारा के कवि के नाम याद होंगे तो आप ये आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये भी शुक्ल की बुक से ही बना हुआ है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्ग की विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता है? इसका आंसर होगा ध्रुवदास। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा डॉक्टर नगेंद्र की बुक में। आगे बढ़ते हैं। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है। जो राधा वल्लभ संप्रदाय था उसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? ये यहाँ पर यही पूछा है। एक ऑप्शन है वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका आंसर होगा हित हरिवंश। ये भी देख लेते हैं, ये भी शुक्ल की बुक में ही है, यहाँ पर ऊपर ही दिया हुआ है हित हरिवंश। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बादगांव में हुआ था। तो यहाँ पर पहली ही लाइन है, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। आगे निम्नलिखित कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? आपको बताना है इन 4 में से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है। पहला कवि परिचय अनंत दास, ज्ञान समुद्र सुंदरदास, ज्ञान दीपक दरिया साहब, ज्ञान बोध रामानंद। तो इसका हमारा 4th जो है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ज्ञान बोध मलुक दास की रचना है। और ये क्वेश्चन भी आपको क्या उसमें भी मिल जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र की बुक में भी और शुक्ल की बुक में भी। यहाँ पर मैंने शुक्ल की बुक का पेज रखा हुआ है, ये देख लेते हैं। इनकी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध है, इनकी मतलब मलुकदास की, रतन ख्यान और ज्ञान बोध। यहाँ पर मैंने ये इसलिए भी रखा है, जो ये कोटेशन है ना, अजरर करे चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। तो ये मलुकदास की है, और यहाँ पर ये क्लियर लिखा हुआ है रतन खान और ज्ञान बोध मलुकदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत है। तो आपको बताना है जो क्या कहते हैं दादू दयाल के शिष्य नहीं है। और हमने पीछे देखा था कि पीपा जो है वे रामानंद के शिष्य थे। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जो मैं पीछे आपको बात कर रही थी, क्वेश्चन आगे रिपीट हुआ है दूसरे तरीके से, तो वो यही है। जिसने ध्यान दिया होगा वो सही करके आया होगा। तो यहाँ पर पीपा, क्योंकि पीपा रामानंद के शिष्य है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। और दूसरा तरीका ये है, शुक्ल की बुक में यहाँ पर रामानंद के 12 शिष्य कहे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी। तो यहाँ पर ये 12 शिष्य है। आपको ये याद करने ही होंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कौन है कौन नहीं है। तो अगर आप याद कर सको तो ये 12 के 12 के आपको याद होने चाहिए। अब तो इनके क्रम भी कई बार पूछ लेता है, तो इन्हें क्रम से ही आप याद करना। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। ये कोटेशन आपको बतानी है किसकी है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। देख लेते हैं हम। ये यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक का ही पेज है, जहाँ पर उत्तर मध्यकाल शुरू होता है, और उसका सामान्य परिचय प्रकरण 1 में ही आपको ये कोटेशन मिलेगी। कहाँ पर? ये रही। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव दास की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। तो आप देख रहे हैं पहली पेज है सामान्य परिचय का, और वहाँ से ये जो कि तो कोटेशन है ये उठाई गई है। और इसमें एक और कोटेशन महत्वपूर्ण है जो हाईलाइट की हुई है, काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने ही किया। ये भी पूछी जाती है किसकी कोटेशन है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे है, निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। ए, रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है। बे, उसकी अंत प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझा जाता है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन कौन से सही है। तो इसमें ए और बे दोनों सही है, क्योंकि आप जानते हैं रीतिकाल जो है वो आश्रयदाताओं के में ही दोनों के संबंध में ही समझा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जितनी भी रीतिकाल की रचनाएं हैं वे ज़्यादातर अपने आश्रयदाता में ही लिखी गई है, और इसमें राजा और रईसों के आश्रय में पली है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ए और बे दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, असंगत विकल्प चुनिए। देव और बिहारी पदम सिंह शर्मा। दूसरा है बिहारी और देव लाला भगवान दीन। कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिहारी की बाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें जो है हमारा पहला सही नहीं है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की है। ये एक विवाद चला था हिंदी नवरत्न में। मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद प्रारंभ किया कि मतलब देव बड़े है या बिहारी। तो उसमें कुछ ने तो बिहारी का पक्ष लिया था और कुछ ने देव का लिया था। तो यहाँ पर वही है। तो जो देव और बिहारी रचना है वो कृष्ण बिहारी मिश्र की है। देख लेते हैं पीछे, यहाँ पर जो है पदम सिंह शर्मा दिया हुआ है, जो कि गलत है। ये कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है, तो आप कंफ्यूज मत होना। और मैं बता दूं, बिहार की बाग विभूति वैसे भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है किसकी रचना है, तो याद रखेगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। 150 बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कबित की वो खेल करी जानो है। आपको बताना है ये जो पंक्ति है ये किसकी है। तो ये जो है ठाकुर की पंक्ति है। देख लेते हैं, ये आई है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में है। यहाँ पर ये पंक्ति जो कि तो दी हुई है, और ये किसकी पंक्ति है, ठाकुर की पंक्ति है। आगे देखेंगे, आगे विज्ञान गीता के रचनाकार है, बड़ी फेमस रचना है, सबको पता ही होता है, केशव दास। यहाँ पर ये मैंने रामचंद्र शुक्ल की बुक का ही पेज रखा है। केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जागीर जस चंद्रिका। तो यहाँ पर विज्ञान गीता पूछी है किसकी रचना है, तो केशव दास की। आगे बढ़ते हैं, आ गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना, ये रीतिकाल के जो ग्रंथ है इनमें ये बहुत पूछा जाता है कौन सा ग्रंथ अलंकार पे लिखा गया, कौन सा नायक नायिका पे लिखा गया, कौन सा छंद निरूपक पे लिखा गया। तो इसकी एक टेबल बनी हुई है, वो मैं आपको आगे अभी दिखाऊंगी। पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा अलंकार निरूपक नहीं है। तो इसका आंसर हमारा 3 होगा, क्योंकि कविकुल कंठावरण भी हमारा अलंकार ग्रंथ है, शिवराज भूषण भी अलंकार ग्रंथ है, और ललित ललाम भी हमारा अलंकार ग्रंथ है। इसका आंसर होगा 3, कविकुल कल्पतरु। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है। इसमें आपको बताना है कौन सी रचना छंद निरूपक है। तो इसका आंसर हमारा होगा वृत्ति विचार। अब देख लेते हैं हम ये दोनों क्वेश्चन अपने आगे। यहाँ पर जो ये बुक है गोविंद पांडे सरस्वती पांडे का, यहाँ पर मैंने पेज रखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये आपको 2 जगह मिलेगा, या तो आप इस सरस्वती पांडे गोविंद पांडे वाली बुक में देख लीजिए, या आपको डॉक्टर नगेंद्र की बुक में भी ये पेज आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन था कि अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी अलंकार निरूपक ग्रंथ है ना सारे दिए हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शन में हमारे ललित ललाम था, शिवराज भूषण था, और कविकुल कंठाभरण था। तो ये तीनों अलंकार ग्रंथ हुए। कविकुल कल्पतरु हमारा आंसर था, और आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी आपको कविकुल कल्पतरु ग्रंथ लिखा नहीं मिलेगा, तो यानी हमारा आंसर वो हुआ। तो ये सभी अलंकार निरूपक ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा पेज रखा है कि आप लोग एक बार देख लीजिए। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन था कौन सा ग्रंथ हमारा छंद निरूपक है। तो उसका आंसर था हमारा वृत्ति विचार। यहाँ पर ये जितने भी ग्रंथ है, यहाँ पर ये छंद निरूपक ग्रंथ की जो टेबल है वो दी हुई है, तो आप देख लीजिए, इसमें वृत्त विचार भी, और वही पीछे हमारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, कौन सी रचना नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सी रचना नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है। तो इसके आंसर होगा पद्माभरण। क्यों? क्योंकि हमने देखा पद्माभरण जो है वो अलंकार ग्रंथ है, ना कि नायक नायिका भेद ग्रंथ। ऑप्शन देख लेते हैं, जगत विनोद, सुधानिधि, सुख सागर तरंग और पद्माभरण। तो इसका आंसर हमारा होगा 4th। आगे क्वेश्चन है, सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। 1 तोष, 2 प्रतापशाही, 3 सोमनाथ, 4 भिखारीदास। तो इसका आंसर होगा हमारा तोष। ये दोनों आंसर भी हम देख लेते हैं आगे।
पद्मावरण तो हमने पीछे देख ही लिया था, वो अलंकार ग्रंथ में था। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखेंगे जो पद्मावरण ग्रंथ है वो अलंकार ग्रंथ है। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी रचना नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है। तो मतलब नहीं है, और आपको पता है कि पद्मावरण अलंकार ग्रंथ है, तो ये हमारा सही हो गया। और ये अगला है, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा है काव्यांग निरूपक ग्रंथ। तो आप इसमें देखेंगे सोमनाथ भी है, भिखारी दास भी है, प्रताप शाही भी है, तोष कहीं नहीं है। और पीछे क्वेश्चन में तीनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, सोमनाथ, भिखारी दास, प्रताप शाही। ये आप देखेंगे तो ये तीनों तो काव्यांग विवेचक आचार्य है। बच्चे कौन? तोष। तो वही हमारा आंसर हुआ। ये दो टेबल है, एक टेबल तो ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरी टेबल है ये आपको दो टेबल है जो आपको याद रखनी होगी अगर आपको रीतिकाल के ग्रंथों के जो क्वेश्चन है वे सोल्व करने हैं। आगे बढ़ते आगे, रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? एक, सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है। दो, कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्यशास्त्र और सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुख्य है। तीसरी, इसी काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है रीति काल में जो है संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया है, पूर्ण रूप से है, और इसमें लिखा है नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। और अगला पॉइंट है, रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन आपके ऐसे सोल्व हो गया अगर आपने डीपली बुक को पढ़ा है, तो ये आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कुछ होते हैं वन लाइनर जो हमारे याद करने से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, और कुछ होते हैं समझने वाले, तो ये वही क्वेश्चन है जो समझने का है। अगर आपने रामचंद्र शुक्ल की बुक से ये पढ़ा होगा रीतिकाल अच्छे से, तो आप बिल्कुल एकदम समझ जाएंगे कि इसमें जो 3 है वो आंसर गलत है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी है और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। ये जो कथन है किसका है? तो ये मिश्र बंधु का कथन है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? यानी जो इन्होंने एक लाइन बोली है, ये इन्होंने पूछा है जो पद्माकर की रचना है किस रचना के विषय में इन्होंने बोला है शुक्ल जी ने। तो ऑप्शन है पद्माभरण, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, जंगा लहरी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आगे एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ये पूछा है हिम्मत बहादुर विरुदावली के राइटर का, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लियर लिखा है पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है, यानी ये तो क्लियर हो जाता है कि ये चारों रचनाएं पद्माकर की है। तो आप ये क्वेश्चन आगे है और वहाँ पर आप ये सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये पद्माकर की रचना है। आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन भी शुक्ल की बुक से है, देखते हैं। यहाँ पर ये जो की तो कोटेशन लिखी हुई है, मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, बस यहाँ पर जगत विनोद है ना, इसे छोड़ दिया था इन्होंने पीछे क्वेश्चन में, और यही पूछ लिया था कि किस रचना के विषय में बोला है। तो इसका हमारा आंसर होगा जगत विनोद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया था जिसमें आएगा हमारा जगत विनोद। तो इसका आंसर हमारा 3 सही हो जाता है। आगे देखते हैं हम, भक्तिकालीन रामकाव्य धारा के विषय में असंगत कथन है। तो इसका हमारा आंसर 4 होगा, यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। पहला ऑप्शन है, इस काव्य साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। आपको पता ही है राम काव्य धारा में तुलसीदास है, उनका प्रमुख स्थान है। इसमें लोक संग्रह की भावना है, ये भी पता ही है। और यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है, बिल्कुल सही है। तो हमारा 4 ही गलत हुआ और यही हमारा आंसर हुआ। ये भी आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केशव दास के कृतित्व विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हमारा जो पहला है वही हमारा आंसर है। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। तो इसका हमारा आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं, आगे है, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की है?
तो यहाँ पर आपको बतानी है कि कौन सी रचनाएं भिखारी दास की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा। काव्य निर्णय, रस सारांश और छंदोर्णव पिंगल, ये तीनों रचनाएं भिखारी दास की है। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये मैंने पेज रखा हुआ है, शुक्ल की बुक का ही पेज है। रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज शतीका, अमर प्रकाश, ये सभी रचनाएं किसकी है? भिखारी दास की है। और पेपर में कौन सी पूछी गई है? रस सारांश, छंदार्णव पिंगल और काव्य निर्णय। तो आप देख रहे हैं तीनों रचनाएं एक साथ लिखी हुई है बुक में भी, और वही जो का तो यहाँ पर उठाकर रख दिया क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रसराज और ललितलाम इनकी ख्याति के मुख्य आधार है। बिल्कुल, मतीराम की 2 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है, रसराज और ललितलाम। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है, ये भी सही है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रियाविद है, ये गलत है। 4 ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए हुए हैं, ये भी सही है। तो इसका हमारा आंसर होगा 3। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? इनकी कविता वीर रस प्रधान है, बिल्कुल सही। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य है, नहीं। शिवराज भूषण तो हमने पीछे ही देखा कि वो अलंकार ग्रंथ है। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया, बिल्कुल सही। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली, ये भी बिल्कुल सही है। आपको ये चारों के चारों जो के तो पॉइंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में मिल जाएंगे। जहाँ पर भूषण है, रीतिकाल में आप जाओगे प्रकरण 2 में, तो वहाँ पर आपको भूषण मिलेगा। तो वहाँ पर आप देखना ये पॉइंट जो के तो लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देवकृत सुखसागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व कोश समझना चाहिए, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी जो 1 लाइनर बुक है गोविंद पांडे, वहाँ से पूछा गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने सुखसागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। तो आप देख रहे हैं जो का तो यहाँ से पूछा गया है। आ गया। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का कथन किस रचना के संदर्भ में है? तो आपको बताना है जो शुक्ल जी ने ये कथन कहा है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो ये किसकी रचना के विषय में कहा है? मतीराम सतसई, वीरेंद्र सतसई, दोहावली, बिहारी सतसई। तो इसका आंसर होगा 4 बिहारी सतसई। आइए देख लेते हैं ये भी आप। यहाँ पर ये आपको पढ़ने को मिलेगा। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो आप देख रहे हैं ये एक लाइन यहाँ पर एग्जाम में पूछी गई है और आंसर होगा बिहारी सतसई। आगे बढ़ते हैं। आगे है ये स्थापना तर्क वाला क्वेश्चन है। जिस कवि में कल्पना की समार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। तो आपको बताना है इनमें कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो हमारा आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ जो कि तो लाइन इस बुक में रखी हुई है और वहाँ से ये क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं। ये भी बिहारी के विषय में ही है। अतः जिस कवि में कल्पना की समार शक्ति के साथ भाषा की समार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। तो आप देख रहे हैं दोनों स्थापना और तर्क बिल्कुल यहाँ से उठाया गया है और ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक। आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होगे इस बुक से कितने क्वेश्चन आते हैं। आगे स्थापना है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तर्क कहता है क्या संस्कृत साहित्य में क्या हिंदी साहित्य में हजारों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं है। तो आपको बताना है इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें हमारा ए और आर दोनों सही होगा। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी इसी बुक से क्वेश्चन है और ये जो पंक्ति है ये भूषण के विषय में है। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में क्या हिंदी साहित्य में हजारों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं है। तो आप देख रहे हैं जो कि तो उठाई गई है और ये भी पूछा जाता है ये कोटेशन किसके विषय में, तो याद रखिएगा भूषण के विषय में है। तो हमारा स्थापना और तर्क दोनों सही है।
आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है, वही किस कवि के विषय में ये बोला है, तो इसका आंसर होगा हमारा आलम। देख लेते हैं ये भी। ये आपको प्रकरण 3 में मिलेगा। रीतिकाल वाले में अगर आप जाओगे तो प्रकरण 3 में आपको आलम मिलेगा। वहाँ पर ये कोटेशन है। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, ये प्रेमोन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। अब ये कोटेशन है जो एग्जाम में पूछी गई है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ये मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कोटेशन पे एग्जाम में पूछी जाती है। ये प्रेमोन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे, इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। तो याद रखेगा ये भी आलम के। और ये प्रेम की पीर वाली तो ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे है नेही माँ ब्रजभाषा परवीन ओ सुंदर तानी के भेद को जानी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है, तो इसका आंसर होगा ब्रजनाथ। ये भी आपको गोविंद पांडे वाली बुक में मिल जाएगा। आगे देखते हैं। अभिधा उत्तम वाक्य है, मध्य लक्षणा नीलीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यह पंक्ति भी नेट के पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी है और इसके आंसर है देव। देव क्यों है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है और इसमें भी ये कोटेशन जो की तो दी हुई है और ये है देव की ये पंक्तियाँ। यहाँ पर आप देख लीजिए देव यहाँ पर लिखा भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी ये पंक्ति है, इनका सार्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का यह मत किस कवि के विषय में है, तो इसका आंसर हमारा देव होगा। देख लेते हैं बुक में कहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप बुक में देखोगे तो ये यहाँ पर कोटेशन, रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा। और यहाँ पर ये भी कोटेशन थी, इनका सार्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। तो ये है देव की। और बुक आपको पता ही है कौन सी यहाँ पर है, मैंने बुक के नाम भी सब जगह लिखे हुए हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। आगे देखेंगे। सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है। कविता रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल सही। कविता रत्नाकर आद्यंत रामचरित और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है, ये गलत है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है, बिल्कुल सही है। सलेश इनका प्रिय अलंकार है। सेनापति की रचना कविता रत्नाकर है, इनका प्रिय अलंकार सलेश है और ये ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा 2 बिल्कुल गलत हो, ये भी आपको शुक्ल की बुक में मिल जाएगा। आगे के कवि रीजी है तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को भानु है। इस काव्यांश के रचनाकार है, तो इसका आंसर होगा भिखारी दास। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये बुक है डॉक्टर नगेंद्र की बुक है। यहाँ पर ये 5 पंक्ति दी हुई थी, मैंने पाँचों की पाँचों इसलिए रखी है क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो एग्जाम में पूछी गई वो ये वाली पंक्ति थी और यहाँ पर क्लियर लिखा है भिखारी दास कि कौन से ग्रंथ से है, काव्य निर्णय। याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना है हिम्मत बहादुर विरुदावली। तो इसमें पूछा है कि कौन सी रचना प्रबंधात्मक है, ये है हिम्मत बहादुर विरुदावली। इस पर यहाँ पर देखते हैं, ये भी डॉक्टर नगेंद्र की बुक का पेज है। तो यहाँ पर आपको जो है जितने भी प्रबंध काव्य है सब मिल जाएंगे। तो इसमें पूछा है ये पद्माकर का हिम्मत बहादुर विरुदावली, जो कि इम्पोर्टेंट पे है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर जितने भी प्रबंध काव्य है रीतिकाल में वे सब लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट है वे सब मार्क भी हुए हैं। आगे देखेंगे। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया, ये गलत है और यही हमारा आंसर भी है 1। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है। काव्य विवेक चिंतामणि, शिवा बावनी, भूषण, वृत्त कौमुदी, मतीराम, प्रताप सिंह विरुदावली, ये गलत है, ये सेनापति का नहीं है, ये ग्रंथ है पद्माकर का। ये भी डॉक्टर नगेंद्र की बुक है, वहाँ से लिया गया है, प्रताप सिंह विरुदावली, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको बता दूं, जो हमने अब तक पढ़ा वह आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन 3 से क्वेश्चन बने हुए थे। अब यहाँ पर आधुनिक काल के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो बच्चे RPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए खास तौर पे बता दूं, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये 2 बुक बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके 150 में से 120 क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। ये आप पेपर देख लीजिए, पेपर जो का तो बुक में से छपा है। अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में है, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें ही है, युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खरीबोली काव्य का मिलन बिंदु है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतेंदु युग में क्या है, ब्रजभाषा और खरीबोली का मिलन बिंदु है। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई है। ये भी बिल्कुल सही है। आगे इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई। और अगला पॉइंट है, इस युग में खरीबोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। नहीं, ये गलत है। ये भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, ये द्विवेदी युग की है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो ये आपको डॉक्टर नगेंद्र की बुक में मिल जाएगा। आपको क्या होना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारतेंदु युग को अगर आपने डीपली डॉक्टर नगेंद्र की बुक से पढ़ लिया तो ये आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं आगे एक क्वेश्चन और ये बिल्कुल विपरीत है। क्या है यहाँ पर, तो ये द्विवेदी युग की विशेषता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर भारतेंदु युग के विषय में पूछा है, सही नहीं है, तो ये द्विवेदी युग की है। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती? यानी यहाँ पर द्विवेदी युगीन काव्य की पूछ ली। इसमें पहला है, प्रबंध, मुक्तक, परगीत, परभर्ती सभी काव्य रूपों का प्रचलन। बिल्कुल सही। हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता। बिल्कुल गलत। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग। बिल्कुल सही। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल। बिल्कुल सही। तो मैं आपको बता दूं, ये विशेषता द्विवेदी युग की नहीं है, ये भारतेंदु युग की है। तो इन्होंने चेंज कर लिया, पीछे द्विवेदी युग की दे दी थी विशेषता और यहाँ पर एक विशेषता भारतेंदु युग की दे दी। तो आपको बता दूं, ये हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता भारतेंदु युग की विशेषता है, न कि द्विवेदी युगीन की। देख लेते हैं, यहाँ पर बुक का पेज भी रखा हुआ है मैंने। ये बुक है डॉक्टर नगेंद्र की। इसमें लिखा हुआ है, भारतेंदु युग जैसी जिंदा दिली, चुअलबाजी और फक्कर पर इस युग में नहीं रह गया था। अतः उस युग के समान हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता का प्राचुर्य द्विवेदी युग में नहीं है। यानी ये कह रहे हैं, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता का प्राचुर्य द्विवेदी युग में नहीं है, जैसा भारतेंदु युग में था। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्यों हमारा ये है। देख लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता, ये भारतेंदु युग की विशेषता थी, द्विवेदी युगीन की नहीं। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ऐसे है भाई, अगर आप डॉक्टर नगेंद्र की बुक अच्छे से डीपली पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो है, भारत भारती में आद्यंत भारत का गौरवगान वर्णित है। ये बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने पेज है गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे का है। इसमें क्या है, छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं दी हुई है। तो यहाँ पर पूछी है, कौन सी परिभाषा यहाँ पर पूछी है? डॉक्टर नगेंद्र की, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। मैं आपको बता देती हूँ, ये सभी जो है जितनी भी परिभाषा है ये किसी न किसी एग्जाम में रिपीट पूछी जाती है। इसी एग्जाम में एक तो ये पूछी गई छायावाद स्थूल के प्रति, और एक पूछी गई, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। या हम आगे देखेंगे, ये कोटेशन है जयशंकर प्रसाद की। ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। आ गया, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ये डॉक्टर नगेंद्र का कोटेशन है। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। देख लेते हैं, डॉक्टर नगेंद्र की बुक है यहाँ पर। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा, यानी रीति काल को। रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल ही कहा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। तो इसमें ज़्यादातर जो पूछा जाता है रीति काल के विषय में, एक तो अलंकृत काल पूछा जाता है और एक श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल तो नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और अलंकृत काल दिया मिश्र बंधु ने। आगे बढ़ते हैं। दुख सबको मांझता है, ये पंक्ति किसके है? ये सबको पता ही होती है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, आज्ञा की ये पंक्ति है।
ये भी आपको डॉक्टर नगेंद्र की बुक है, यहाँ पर क्लियर ये पंक्ति लिखी हुई है और लिखा हुआ है अज्ञ, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे पंक्तियाँ इसमें मेल करना है, तो इसका आंसर हमारा 3 होगा, देख लेते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, तो इसका आंसर हमारा होगा पंथ। ये पंथ की पंक्ति है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। ये बड़ी फेमस पंक्ति है, सबको पता ही होता है निराला की। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, प्रसाद की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है। ये चारों पंक्तियाँ ऐसी है जो नेट के पेपर में बार बार पूछी जाती है। और धन्य मैं पिता निरर्थक था, ये तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है। हिंदी साहित्य का कोई ही ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ये पंक्ति ना पूछी गई हो कभी, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, जो कि बिल्कुल गलत है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। आगे है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है, तो मैं आपको बता दूं जो ये कोटेशन है ये ली गई है, जो जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है उसकी भूमिका से ली गई है, और इसके आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगर आप कामायनी की भूमिका पढ़ेंगे तो आपको ये जो की तो लाइन लिखी वहाँ पर मिल जाएगी, और उसकी भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। वो रचना भी जयशंकर प्रसाद की ही है कामायनी, और साथ ही काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, ये महाकाव्य है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद, मैंने आपको पीछे ही बताया, उसे एक पेज पर जितनी भी छायावाद की परिभाषाएं लिखी गई है सब इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो आंसर होगा हमारा हिमकिरीटनी, क्योंकि यह रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, यह माखनलाल चतुर्वेदी की। ये भी आपको डॉक्टर नगेंद्र की बुक में मिल जाएगी। जो ये रचनाएं आपको डॉक्टर नगेंद्र की बुक में मिल जाएगी आधुनिक काल वाली, या आपको मिल जाएगी वन लाइनर बुक है गोविंद पांडे, उसमें भी आपको रचनाएं मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिनकर की रचनाएं कौन सी है, आपको बताना है इन पांचों में से कौन सी है, तो आंसर होगा ऐसे यह उर्वशी, सामधेनी, रसवंती। जय भारत वो रचना है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और रश्मि रेखा है महादेवी वर्मा की। ये सब रचनाएं भी आपको डॉक्टर नगेंद्र की बुक में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ये भी सब रचनाएं हैं, देख लेते हैं। वैदेही वनवास अरियोध की रचना है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। राष्ट्रीय वीणा ज्ञान प्रसाद शुक्ल सनेही की, और दरबार ये द्वापर होगा, द्वापर ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसका आंसर होगा 3। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया, जो कि गलत है। आ गया प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। हमारा दूसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रगतिवाद है वो वर्ग संघर्ष की बात करता है, और ये जो पहला पॉइंट है ये गलत है, तो हमारा आंसर होगा ये गलत और सही। आ गया कौन सा कथन सही नहीं है, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया। ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, मैंने आपको पीछे ही बताया, जो प्रगतिवादी जो कवि थे वे वर्ग संघर्ष जो है उनकी विशेषता रही है, तो यहाँ पर ये हानिकारक है, जो कि बिल्कुल गलत है, तो हमारा 3 सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा है। आगे बढ़ते हैं। आगे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की। तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती है। ये बिल्कुल गलत है। आपको बता दूं ये क्वेश्चन आप अगर डीपली थोड़ा इन राइटर के बारे में पढ़ोगे तो आपके ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और ज़्यादा पढ़ने की ये नहीं कि आपको अगर आप डॉक्टर नगेंद्र से इन्हें अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका पहले ही गलत है। इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं, जबकि हम सभी जानते हैं अंधायुग जो है इनका गीति नाट्य है, ना कि महाकाव्यात्मक, तो ये पहले पॉइंट गलत हो गया और हमारा ये सही है आंसर।
निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण, व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये गलत है, क्योंकि ये नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। आपको ये क्वेश्चन डॉक्टर बच्चन सिंह की बुक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से तीसरा सप्तक के कवि है। तो इसका आंसर होगा शकुंतला माथुर और कीर्ति चौधरी। ये तीनों जो है तीसरे सप्तक के कवि है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं और कवियों को सुमेलित कीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखते हैं, बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन की रचना है। युग की गंगा, केदारनाथ अग्रवाल। ब्रह्म राक्षस, गजानन माधव मुक्तिबोध। काल तुझसे हो रहा मेरी, शमशेर बहादुर सिंह। तो ये हमारा पहला आंसर सही होगा। और ये सभी रचनाएं तो कॉमन है, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी। आगे, नई कविता की प्रवृत्तियों में सम्मिलित नहीं है। पहले भी पीछे भी एक क्वेश्चन था और यहाँ पर भी है। जीवन के प्रति इसमें आस्था है। इसके दो प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई और वृद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि। तीसरा, इसमें व्यक्ति का चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में किया गया, जो कि गलत है। यह जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा करती है। तो इसका तीसरा जो है वो हमारा आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, थोड़ा बदल दिया थोड़ा बहुत ही। ये 72 क्वेश्चन था और ये हमारा 75। तो मैंने आपको बताया था जैसे अपने सब्जेक्ट के आरपीएससी में 2 पेपर होते हैं, तो एक पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। तो आज हमने 75 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। कल की क्लास में हम बाकी के 75 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मैंने यहाँ पर सभी बुक के पेज इसीलिए ही रखे, आपको बताने का यही था कि आपको पता चल सके पेपर के लिए हमको बुक पढ़नी कितनी जरूरी है। अगर हम वन लाइनर के पीछे भागते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो हमारे सोल्व हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन के लिए हमें डीपली पढ़ना होता है। तो जो स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी के लिए, तो याद रखिएगा आपको ये बुक पढ़नी ही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मेरी ईमेल आईडी है, यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी पर पूछ लीजिएगा, या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझको ईमेल आईडी पर बता देना। या फिर ये है कि आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव है, या आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो वो भी आप मुझको बता देना, या तो आप वीडियो में ही नीचे कमेंट कर देना, तो मैं आपके कमेंट का भी ज़रूर रिप्लाई करूँगी। उसमें भी आप मुझे अपना डाउट बता सकते हैं। धन्यवाद।